89.6 एफएम पे आप हैं आरजे प्रतीक्षा के साथ और टॉक विद रेडियो मस्ती के हर एपिसोड में हम ना कोई सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। देखिए आज ना बहुत कॉमन हो गया है कि हम सबकी ना बैक में पेन होता है, तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं क्योंकि मेरे साथ यहाँ आज स्टूडियो में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मुकेश हारतीवाल, एचओडी ऑफ स्पाइन सर्जन मणिपाल हॉस्पिटल, जो सीधा जयपुर से आए हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। थैंक यू प्रतीक्षा। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग या मैं कहूँ हर एज ग्रुप में बैक पेन और जो हम कहते हैं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इसका मेन रीज़न क्या है? प्रतीक्षा देखो, इसका मेन रीज़न ये है कि आजकल लोगों की लाइफस्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो गई है। पुराने ज़माने में लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में मेहनत का काम करते थे, जिनमें उनकी मसल्स काम आती थी, इसलिए उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहती थी, इसलिए प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते थे। बट आज की लाइफ में मोस्टली लोग ऑफिस में काम करते हैं, मोस्टली सिटिंग जॉब्स होती हैं, ऑफिस में कंटिन्यूसली चेयर पे बैड पोस्चर में फॉर लॉन्ग आवर्स वो बैठे रहते हैं, जिसके कारण उनकी जो बैक है कॉन्स्टेंटली बैड पोस्चर में होती है, नेक एंड बैक। बिकॉज ऑफ दिस बैड पोस्चर इनिशियली मसल्स फैटिग होती हैं, मसल्स वीक होती हैं, एंड विद लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज वो पीपल काम में इतने बिजी होते हैं, रेगुलर अपने को टाइम नहीं देते, डाइट, न्यूट्रिशन, प्रोटीन इनटेक इज़ ऑल्सो वेरी पुअर। तो ये सभी फैक्टर्स मिलके दे ऑल कॉजेज मसल वीकनेस। तो कांस्टेंट मसल वीकनेस की वजह से धीरे धीरे उनको इनिशियली स्लाइट बैक पेन होता है, फिर भी वो नज़रअंदाज करते रहते हैं, देन अगेन कॉन्स्टेंटली बैड पोस्चर की वजह से वो बैक पेन बढ़ता जाता है, देन पेशेंट रेस्ट करता है, देन अगेन रेस्ट से मसल वीक होती हैं, दिस बिकम्स ए विशियस साइकिल। बैक पेन होता है, रेस्ट करता है, बैक पेन होता है, रेस्ट करता है, मसल्स वीक होती जाती हैं, पोस्चर इंप्रूव नहीं होता है, एंड दिस कॉजेज क्रॉनिक बैक पेन। कॉन्स्टेंटली पेशेंट को बैक पेन रहने लग जाता है, एंड दिस सिचुएशन बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो इसके लिए देन वी हैव टू मॉडिफाई आवर लाइफस्टाइल। तो ये बेसिकली मसल वीकनेस जो है ये बैक पेन का कारण है, बिकॉज मसल्स जो है, स्पाइन एक रीढ़ की हड्डी एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है, इसको पावर देने का काम करती है मसल्स। जैसे कि अपन हैंगिंग ब्रिज को देखते हैं, ब्रिज को ऊपर जो रोड होती है दैट इज स्ट्रक्चर ओनली, एंड उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं उसकी स्ट्रिंग्स। तो ऐसे ही अपनी रीढ़ की हड्डी जस्ट एक फ्रेमवर्क है, एंड इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है मसल्स। जैसे आपने देखे होंगे कि बेलदार होते हैं, वो रोज 100 किलो की बोरी उठा के फेंक देते हैं, लेकिन उनको कभी भी मसल पेन, बैक पेन नहीं होता। मेरे पास एक भी पेशेंट जो है लेबरर और बेलदार नहीं आते, क्योंकि इनकी मसल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं, उनको कभी बैक पेन नहीं होता, स्पाइन में इंजरी नहीं होती। बट अपने वीक लोगों में, ऑफिस काम करने वाला में, बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर एंड बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस, अगर अपन कभी सडनली हैवी वेट्स उठा लेते हैं तो मसल्स अपनी सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, और वो वेट डायरेक्टली स्पाइन पे ट्रांसमिट होता है, और वो वेट जो है स्पाइन में इंजरी करने के चांसेस पूरे होते हैं। या तो किसी को डिस्क स्लिप हो जाती है, स्लिप डिस्क हो जाती है, जिसके कारण फिर पेन बढ़ता ही जाता है। दिस इज द मसल वीकनेस इज बेसिकली द मेन कॉज ऑफ बैक पेन, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। सर ये जो आजकल हर किसी को बैक प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में कौन सी सर्जरी है जो आप रिकमेंड करते हैं, या हर बैक पेन में आप सर्जरी रिकमेंड करते हैं? हाँ, देखो मोस्टली 90% स्पाइन की जो डिजीजेस होती हैं उनका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ही है, मींस मेडिसिन, एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी। 90% केसेस में कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 90% पेशेंट को हम बेसिकली यही ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ पेशेंट्स में द मेन प्रॉब्लम इज बैक पेन आइदर और नेक पेन। तो ये मेनली रिलेटेड होती हैं मसल वीकनेस से, पोस्चर से। तो इनको हम मोस्टली मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ट्रीट करते हैं। 90% केसेस ऑफ डिस्क प्रोलैप्स, जो कि अभी आजकल बीमारी रैम्पेंट है, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ डिस्क प्रोलैप्स, डिजीज ऑफ डिस्क प्रोलैप्स। तो डिस्क प्रोलैप्स वाले केसेस जो 90% केसेस होते हैं, उनमें नर्व के ऊपर स्मॉल प्रेशर होता है जी। उनको ऑल दो सिम्टम्स होते हैं साइटिका के, पैर में भी दर्द आता है, दैट इज एक्चुअली ए प्रॉब्लमेटिक सिम्टम, बट उनमें स्मॉल प्रेशर होता है जब MRI करा के देखते हैं हम। तो 90% पेशेंट जो है, चाहे उनको अपने आप ही ठीक होना होता है। अब कुछ पेशेंट जो है झाड़ा लगवाने चले जाते हैं, कुछ दवाई ले लेते हैं, कुछ रेस्ट कर लेते हैं,
कुछ मंदिर में धोख लगा के आ जाते हैं, कुछ पहलवान के पास चले जाते हैं, बट उनको ठीक अपने आप ही होना आता है, नेचर हील करती है। तो बट वो श्रेय उसको दे देते हैं जहाँ वो ठीक होते हैं। इसलिए 90% जो है ना, आपको एडवाइस भी रैंडम मिलेंगी, अरे यार मैं वहाँ गया था, वहाँ से ठीक हो गया था, मैं वहाँ गया था, ठीक है। बट द मेन थिंग इज दैट कि डिजीज 90% अपने आप ही रिकवर होती है ना। तो इसमें बेसिकली अपने को थोड़े दिन मेडिसिन, देन जैसे पेन ठीक होता है अपने को एक्सरसाइज चालू करनी होती है, एंड फिजियोथेरेपी का भी सपोर्ट ले सकते हैं, एंड वी रिकवर। सर अब जैसे कि अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स स्टार्टिंग में लोगों को ध्यान रखने चाहिए ताकि वो एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाए। हाँ, तो अगर अपने को लगता है कि हमें बैक पेन हो रहा है, साथ में अगर पैर में दर्द आ रहा है, जो जिसको बोलते हैं साइटिका, कूल्हे से, जांग से, पूरी टांग में, पिंडली से होके पूरे पैर में अगर दर्द आ रहा है, दर्द के साथ में अगर अपने को लगता है सूनापन है, पैर में झंझनाहट है, जैसे चींटियां चढ़ गई हैं अपने पैर में कोई कमजोरी है, लड़खड़ाहट है, चलने फिरने में दिक्कत है, यूरिन में, पॉटी में कोई दिक्कत हो रही है, पेशाब वाली जगह सेंसेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नमनेस है, तो ये सिम्टम डेंजरस हैं। ये सिम्टम है अपने नर्व के ऊपर कंप्रेशन के। जितने ज़्यादा सिम्टम उतने ही सिग्निफिकेंट कंप्रेशन है नर्व के ऊपर, उतनी ही सीवियर डिजीज़ है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इमीडिएटली डॉक्टर को, स्पाइन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अगर बैक पेन 1.5 महीने से, मतलब 1 से 1.5 महीने, अराउंड 6 वीक्स से ज़्यादा कंटिन्यूअस है, तो अपने को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है। मोस्टली बैक पेन अपने आप ठीक हो जाता है 10 से 15 दिन में, महीने भर में, बट स्टिल ठीक नहीं होता है तो अपने को कंसल्ट करना चाहिए एंड आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बैक पेन बच्चों में होता है 18 ईयर्स से नीचे, बिकॉज बच्चों की मसल्स एंड बोन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, चांसेस ऑफ बैक पेन आर वेरी रेयर। तो अगर बच्चे कोई पेन की कंप्लेन करते हैं तो देन हमें रुकना नहीं चाहिए, वी शुड इमीडिएटली कंसल्ट विद द डॉक्टर और अ स्पेशलिस्ट। अगर बैक पेन ओल्ड एज में होता है, आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, तो दीज पीपल आर वेरी प्रोन टू डेवलप सम डिजीज, लाइक ओल्ड पीपल्स में स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर हो सकता है, इस एज में इम्यूनिटी वीक होती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है इन लोगों में, बिकॉज शरीर ओल्ड हो जाता है, डिजनरेशन होता है, आर्थराइटिस होता है, तो नर्व के ऊपर कंप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे लोगों में अगर कोई बैक पेन कंप्लेन करता है तो देन वी शुड इमीडिएटली कंसल्ट विद द डॉक्टर और स्पेशलिस्ट, ठीक है। अगर बैक पेन के साथ में अपने को कुछ सिम्टम्स और एसोसिएटेड हैं, जैसे कि बुखार आ रहा है लंबे टाइम से, या फिर गिरने की हिस्ट्री है कि अपन गिरे हैं रिसेंटली, या चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, या फिर बैक पेन के साथ में पेशेंट बताता है कि उसको पहले कोई हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो दैन वी शुड इमीडिएटली कंसल्ट विद द डॉक्टर, बिकॉज देयर कुड बी सम प्रॉब्लम, देयर कुड बी सम इन्फेक्शन इन द स्पाइन, देयर कुड बी सम फ्रैक्चर इन द स्पाइन, और देयर कुड बी सम ट्यूमर और malignancy in the spine. So these are the condition in which we should immediately consult with the doctor. Similarly, neck pain होता है, neck pain अगर 1 से 1.5 महीने में ठीक नहीं हो रहा है, हाथ में अगर दर्द आ रहा है, नेक से, गंदे से लेके एल्बो से लेके पूरे हाथ में दर्द आ रहा है, किसी उंगली में या अंगूठे में या सभी उंगलियों में झंझनाहट हो रही है, सूनापन हो रहा है, हाथ से काम करने में दिक्कत आ रही है, तो these are condition in which we should consult with the doctor immediately. ओके सर, आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं स्पाइन सर्जरी में, और इसका रिकवरी टाइम कितना होता है? So this is very nice question, Pratiksha. So nowadays we have completely shifted to minimally invasive spine surgery. This is basically most advanced kind of spine surgery. So जैसे कि अभी हमने बात करी कि स्पाइन के अंदर मसल्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। मसल्स आर सपोर्टिंग आवर स्पाइन, मसल्स ही अपने स्पाइन को स्ट्रेंथ, पावर प्रदान करती हैं, तो अपने को मसल्स को बचाना होता है। जो पुराने ज़माने में जो सर्जरी होती थी उसमें क्या होता था कि चीरा लगाया जाता था, मसल्स को हम, रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत सारी मसल्स अटैच होती हैं, मसल्स को डिटैच कर देते थे, मतलब चीर फाड़ करते थे, मसल्स को सेपरेट कर देते थे, एंड सर्जरी करते थे। उसके बाद सर्जरी में बोन भी बहुत सारी रिमूव करते थे। तो इन सभी के कारण, मसल्स को डैमेज होने के कारण, बोन रिमूव होने के कारण, लिगामेंट्स डैमेज होने के कारण स्पाइन जो है सिग्निफिकेंटली कमज़ोर हो जाता था। स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कमज़ोर, बीमारी तो ठीक हो जाती है लेकिन स्पाइन की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं ओपन सर्जरी में, ठीक है। ऑल्दो हम उनको रिपेयर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, बट वो कभी भी मसल्स नेचुरली नहीं रिकवर हो पाती हैं, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो इसलिए ओपन सर्जरी में फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते थे, इतनी सक्सेसफुल नहीं होती थी। बट अभी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में क्या टेक्निक है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज में हम मसल्स को बिल्कुल डैमेज नहीं करते, देयर इज़ नो डैमेज टू द मसल्स।
बोन रिमूवल जो है स्पाइन का बिल्कुल कम है, ना के बराबर। तो स्पाइन की जो स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, लिगामेंट्स का रिमूवल ना के बराबर है। इसलिए हमें आजकल कोई एडिशनल सपोर्ट भी लगाने की ज़रूरत बहुत ही मिनिमम केसेस में पड़ती है। जैसे मान लो पहले 100 में से हमें 80 लोगों में सपोर्ट लगाना पड़ता था, स्क्रूज लगाने पड़ते थे। अब हमें 100 में से 95 में लगाने की ज़रूरत नहीं, ओनली 5% में जिनमें एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है उन्हीं में ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल हम ये सर्जरी की होल से करते हैं, छोटे से होल से। स्किन में एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू हम पतली सी ट्यूब अंदर डालते हैं। ये ट्यूब के ऊपर स्लाइटली मोटी ट्यूब अंदर जाती है, वो भी बहुत पतली होती है। तो मतलब लेस देन 1 इंच का इंजेक्शन इंसिजन और चीरा होता है। अच्छा। उसी के अंदर सारी सर्जरी हो जाती है। स्पाइन की नर्व का पूरा प्रेशर हटा दिया जाता है। अब बिकॉज अपन मसल्स को कोई डैमेज नहीं कर रहे, कोई स्पाइन को वीक नहीं कर रहे, तो पेशेंट की बीमारी भी साथ में ठीक हो गई और उसको डैमेज भी कुछ नहीं हुआ। तो पेशेंट इमीडिएटली 2 घंटे के बाद ही सर्जरी के बाद चल पाता है इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम ए वेरी नेक्स्ट डे। अगले दिन से जो पेशेंट अपना 10 कदम नहीं चल पा रहा, वो अगले दिन से 1 किलोमीटर चल सकता है। बिकॉज अपन ने डैमेज कुछ नहीं किया, स्पाइन स्टेबल है एंड उसकी बीमारी भी निकल गई। तो पेशेंट रिमेन्स वेरी हैप्पी एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पाइन सर्जरी। वेरी नाइस सर। लेकिन कई बार देखते हैं कि लोगों को एक स्टीरियोटाइप होता है कि अगर हमने सर्जरी करा ली तो हम चल नहीं पाएंगे। तो मेरा सवाल यही है कि ये सर्जरी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है? तो जैसे अपने अभी बात करी कि हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो ये कैसे शिफ्ट हुए हैं? बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ वी हैव द टेक्नोलॉजी। पुराने ज़माने में जो सर्जरी करते थे ओपन में, तो हम डायरेक्ट आंखों से देख के सर्जरी करते थे। आंखों की कैपेसिटी, विजुअलाइजेशन, मैग्निफिकेशन इतना नहीं होता कि अपन पतली पतली नर्व्स को, पतले पतले टिश्यूज़ को अपन डिफ्रेंशिएट कर सकें। Exactly. तो डॉक्टर्स से एरर होने के चांसेस ज़्यादा थे, इसलिए पुराने ज़माने में सर्जरी सक्सेसफुल कम थी। बट नाउ वी हैव हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, हाई रिजोल्यूशन एंडोस्कोप, जिसमें हमें एक बाल जो है इतनी मोटी रस्सी के बराबर दिखता है। जब हमें इतना सब कुछ क्लियरली दिखता है तो इंजरी के चांसेस ना के बराबर। हाउ कैन वी डू ए इंजरी? जब हमें सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, लाइटिंग बहुत अच्छी, बिकॉज स्पाइन इज अ डीप सीटेड स्ट्रक्चर, अंदर बहुत गहराई में होती है। पहले लाइट जो नॉर्मल जो है लाइट वो पहुंच नहीं पाती है, अब हमें टारगेटेड लाइट्स हैं। जब हम एंडोस्कोप अंदर डालते हैं, उसी के अंदर कैमरा लगा हुआ, उसी के अंदर लाइट लगी हुई है, तो हमें सब कुछ क्लियरली दिखता है, सब कुछ बहुत मैग्नीफाइड 10 टाइम्स बड़ा दिखता है। और इंस्ट्रूमेंट हैव बिकम वेरी प्रिसाइज। हमें जो काम करना है 1 mm करना है तो 1 mm का ही काम होएगा। तो इसलिए कोई भी इंजरी होने के चांसेस आर नील एंड सक्सेस के चांसेस हैव इम्प्रूव्ड 100%। So हाँ जी, that's why this surgery is 100% सक्सेसफुल। सर अगर आयुर्वेद की बात करें या हम फिजियोथेरेपी की बात करें, क्या इससे सारी प्रॉब्लम्स जो हैं स्पाइन की वो खत्म हो जाती हैं? सो बेसिकली क्या है कि जैसे हमने जाना कि 90% लोगों में ओनली कंजर्वेटिव मीन्स केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली आयुर्वेद एंड फिजियोथेरेपी आर सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड दैट्स वाई दे आर ट्रीटिंग मेजोरिटी ऑफ स्पाइन पीपल, बिकॉज 90% लोग उनको एडवाइस भी करते हैं, यार मैंने यहाँ फिजियोथेरेपी कराई थी, मैंने वो आयुर्वेद कराया था, बट ठीक तो उसको अपने आप ही होना है, नेचर इज हीलिंग। बट इन दैट टाइम पीरियड जब उसको हीलिंग का लिए जैसे 15-20 दिन, महीना भर चाहिए, उस टाइम पीरियड में जो उसको सिम्टम हो रहे हैं उसको ठीक करने के लिए सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट सपोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाई आयुर्वेद और फिजियोथेरेपी। तो वी कैन टेक सपोर्ट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड आयुर्वेद, बट we should not confuse, that's not a definitive treatment। मीन्स जैसे कि हमने बात करी, अगर हम आयुर्वेद और फिजियोथेरेपी से 1 महीने में नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो दैट मीन्स सम डिजीज इज देयर इन आवर स्पाइन। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए एंड वी शुड कंसल्ट ए स्पाइन सर्जन। एक राय लेनी चाहिए। अगर स्टिल वो एडवाइस करते हैं तो देन अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो एडवाइस करते हैं कि नहीं एडवाइजेबल है, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, देन वी शुड मूव ऑन टुवर्ड्स डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? अगर बीमारी ज़्यादा सीवियर है, नर्व के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, तो उसको प्रेशर को रिमूव करना चाहिए, जो कि यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं नाड़ दबी हुई है। हाँ। तो नाड़ अगर दबी हुई है तो नाड़ का दबाव हटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर डिले हो जाएगा तो कोई भी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नाड़ को ओनली बचा सकते हैं, हम रिकवर नहीं कर सकते। एज ए ह्यूमन, एज ए डॉक्टर, अपने हाथ में इतना ही है। अगर सही समय पे हमने नाड़ का दबाव हटा दिया
तो पेशेंट ठीक रहेगा, चलता फिरता रहेगा। लेकिन अगर नाड़ का दबाव हटाने में लेट हो गए, जैसे कि हम लेट पहुंच रहे हैं, पैर में पैरालिसिस हो गया, यूरिन पॉटी बंद हो गया, नुकसान हो गया, उसके बाद अगर अपन सर्जरी के लिए जाते हैं तो कोई रिकवरी नहीं होती, क्योंकि वो तो नाड़ तो ऑलरेडी डैमेज हो गई आपकी, वो काम ही नहीं कर रही है। अब उसके बाद अपन दबाव हटाएं या नहीं हटाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए समय, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पाइन, तो हमें टाइमली कंसल्ट करना चाहिए। सर टाइम की आपने बात की, अब मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो ऑफिस में, स्टूडियो में घंटों बैठे रहते हैं सेम पॉस्चर में। इनफैक्ट बच्चे आज के टाइम में गैजेट्स यूज़ करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या सजेस्ट करते हैं आप, जो लोग सेम पॉस्चर में घंटों बैठे रहते हैं और जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं? देखो, गुड लाइफस्टाइल और हैबिट्स क्या होती हैं टू प्रिवेंट बैक पेन, टू प्रिवेंट स्पाइन डिजीज, इज दैट कि अपने को एक तो सबसे पहले डाइट इंप्रूव करनी चाहिए। डाइट में हमारे प्रोटीन इंटेक हैज़ टू बी गुड, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मीठा जो है ना कम होना चाहिए, शुगर कम होनी चाहिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, डेली मेंटेनेंस प्रोटीन इज अराउंड 1 ग्राम पर केजी लीन बॉडी मास, मीन्स जो अपनी मसल मास है उसके लिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली प्रोटीन चाहिए। मीन्स कोई 80 किलो का आदमी है तो उसमें अराउंड, अगर मसल मास 60 केजी है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। अगर अपन नॉर्मल अपने खाने की बात करते हैं तो मुश्किल से अपन 20, 25, 30 ग्राम प्रोटीन भी नहीं ले पाते, जो कि हाफ है। तो दैट्स वाई विद एज अपन काम तो करते जा रहे हैं, डाइट इंटेक पुअर है, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट है, तो जमता जा रहा है कार्बोहाइड्रेट, मोटापा बढ़ता जा रहा है, मसल वीक होती जा रही है, जो रेगुलर काम के अंदर मसल्स डैमेज हो रही है, वियर टियर हो रही है बॉडी में, वो रिपेयर नहीं होती जा रही बिकॉज प्रोटीन ही नहीं ले रहे हैं। तो बॉडी जो है जल्दी बुढ़ापा आता जाता है, शरीर में थकान रहने लग जाती है, काम नहीं होता। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अर्ली एजिंग और डीजनरेशन प्रोसेस। तो इसके लिए अपने को प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। सेकंड थिंग, रेगुलर सम फिजिकल एक्टिविटी अपनी होनी चाहिए। मीन्स अपने को रेगुलर थोड़ी बहुत एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज लाइक स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज अपने को थोड़ी बहुत रेगुलर करनी चाहिए, चाहे आधा घंटा अपने शरीर को दे। थर्ड थिंग इज कि अपने को जैसे ऑफिस में बैठे हुए तो वी शुड मेंटेन ए गुड पोस्चर। अब वी नो कि अपन पूरे दिन गुड पोस्चर मेंटेन नहीं कर सकते, बट फॉर दैट अपने को क्या करना चाहिए, एवरी 30 मिनट्स और 45 मिनट्स वी शुड करेक्ट आवर पोस्चर। अपन चेयर में बैठे हैं तो सबसे पहले तो चेयर में बैठना कैसे है, चेयर में अपने को पूरा पीछे खिसक के हिप्स पूरे डीप होने चाहिए चेयर में, है ना। एंड आवर बैक हैज टू बी सपोर्टेड विद द बैक साइड ऑफ चेयर। अगर सपोर्ट नहीं कर पा रही है, अपन हाइट शॉर्ट है, अपन पीछे नहीं पहुंच पा रहे, तो एक स्मॉल पिलो अपनी बैक में रखें, ताकि पिलो अंदर अपने को रिमाइंड कराता रहेगा कि अपने बैक स्ट्रेट रखनी है। स्ट्रेट रहे, अपनी बैक में एक थोड़ा सा गड्ढा होना चाहिए। आजकल अपने चेयर में देखा होगा कि नीचे प्रोमिनेंस होता है, दैट इज फॉर कि अपनी बैक में अगर गड्ढा रहेगा तो दैट इज गुड पोस्चर। स्ट्रेट बैठे, कंप्यूटर में काम करना है तो नेक को आगे नहीं झुकाएं, कंप्यूटर की या स्क्रीन की हाइट इतनी अच्छी रहे कि अपने को स्ट्रेट देख के अपने को काम करना पड़े, ठीक है। तो दिस इज गुड पोस्चर। देन आफ्टर एवरी 30 मिनट्स और 45 मिनट्स में अपने को स्मॉल ब्रेक लाइक 10 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आप उठ के खड़े हो जाओ, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर लो, रोटेट कर लो, कमर को थोड़ा आगे झुक गए, पीछे हो गए, साइड में हो गए, देन अगेन बैठ जाओ। अगर ऐसे अपन रेगुलर करेंगे तो जैसे एवरी 30-45 मिनट्स में अपना पोस्चर करेक्ट हो गया, साथ में क्या होता है कि मसल्स की सोरनेस नहीं होगी, फैटिंग नहीं होगी। अब जैसे अपन मूवमेंट करते हैं एवरी 45 मिनट्स पे, तो अपनी मसल्स सारी अगेन एक्टिवेटेड हो जाती हैं, जॉइंट्स पे मूवमेंट हो जाती है, तो स्टिफनेस के चांसेस खत्म हो जाते हैं, मसल फैटिगनेस के चांस खत्म हो जाते हैं, एंड अपने को बैक पेन होने के चांसेस, इंजरी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, अपने बैक विल रिमेन हेल्दी जी। वेट लिफ्टिंग के टाइम अपने को ध्यान रखना चाहिए कि अपना पोस्चर जो प्रॉपर होना चाहिए। वेट लिफ्टिंग के टाइम अपने को डिस्टेंस से पूरा आगे झुक के वेट नहीं उठाना है। अगर अपने को वेट उठाना है तो बॉडी की लाइन में सीधा नीचे बैठना है और वेट उठा के सीधा लाइन में ऊपर उठना है। या फिर बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स हैं, अगर अपन रेगुलर नहीं उठाते हैं तो किसी का सपोर्ट लेके उठाएं, बिकॉज वो अगर अपन एक्स्ट्रा फोर्स लगाने वो अपनी स्पाइन के ऊपर डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है और दैट कैन कॉज इंजरी। जैसे अपने कुछ 20 किलो से ज़्यादा वजन अपन रेगुलर नहीं उठाते, अपन ने सिलेंडर उठा लिया एकदम से बहुत ज़्यादा और उसको बहुत ज़्यादा कैरी कर लिया, तो दैट कैन कॉज अ इंजरी इन योर स्पाइन। Yes. तो उसके लिए अगर अपन रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे, फिट रहेंगे, तो देयर आर नो चांसेस ऑफ इंजरी। सर अगर हम आम लोगों की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो ऐसा क्या सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप आपने फेस किया है जो लोग स्पाइन सर्जरी को लेकर सबसे बड़ा बना देते हैं, हवा बना देते हैं बेसिकली? देखो, आजकल समाज में जो अपन बात कर रहे हैं वो ये कि सबसे ज़्यादा डर है स्पाइन सर्जरी का इसलिए है कि
जो अभी भी लोग पुरानी सर्जरीज का हवाला देते हैं कि स्पाइन सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है, स्पाइन सर्जरी मत करा लेना नहीं तो बिस्तर पकड़ लोगे। एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि पेशेंट हमारे पास बहुत लेट पहुंचते हैं। जब तक कि पानी उनके गले तक नहीं आ जाता, जब तक कि पेशेंट बिस्तर पर नहीं पकड़ लेता, तब तक वो सर्जरी कराने नहीं आते। तो दिस इज़ वेरी बैड, इसीलिए रिजल्ट नहीं आते। जैसे अपन ने बात करी कि अगर नाड़ में डैमेज हो गया है, अपने पैरालिसिस हो गया है, अपन बिस्तर पकड़ चुके हैं, तो उसके बाद रिजल्ट आने के चांसेस कम है। बट स्टिल अगर अपन पहुंचते हैं तो अगर सर्जरी अच्छे से करी जाए तो रिजल्ट आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट फिर भी अपने को टाइमली पहुंचना चाहिए। अगर अपन टाइमली पहुंचते हैं, सर्जरी अगर मिनिमली इन्वेजिव तरीके से करी जाती है, इवन ओपन सर्जरी भी अगर सही तरीके से करी जाती है, तो दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पेशेंट्स को भ्रांति में नहीं आना चाहिए। स्पाइन में हंड्रेड्स काइंड ऑफ डिजीज़ होती हैं, सबके प्रोग्नोसिस और डिजीज़ के जो है अलग मैनिफेस्टेशन होते हैं। अब कोई अगर अपने को सजेस्ट कर रहा है कि ये हुआ था मेरे साथ, वो हुआ था, वो आपको रियल सिचुएशन नहीं बता रहा कि कब वो गया ट्रीटमेंट के लिए। हो सकता है वो लेट ट्रीटमेंट के लिए गया हो सकता है सर्जरी प्रॉपर नहीं हुई हो। तो दीज आर द बेसिकली रीजंस कि ये सर्जरी फेल होती है। अगर सर्जरी सही टाइम पे करी जाए और सही सर्जरी करी जाए तो दिस इज 100% सक्सेसफुल सर्जरी। कोई डरने की जरूरत नहीं है। पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन नहीं हो जाता। जो बेड रिडन पेशेंट है वो अगले दिन चलने लग जाता है। अच्छा। जब अगर अपन सही काम करेंगे तो पेशेंट खराब क्यों होगा, सही होगा डेफिनेटली। सर, अब मैं आखिरी सवाल पे आती हूँ। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि लोग फिट रहें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें? तो मेरा मैसेज फॉर फिटनेस यही है कि मेंटेन योर डाइट, इम्प्रूव योर डाइट, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली गेहूँ एंड चावल, these have very high glycemic index, these are prone to cause, and sugar, these are prone to cause various kind of disease like diabetes. So carbohydrate intake अगर कम करते हैं, that will help in also maintaining your weight. Increase the amount of protein. जैसे vegetarian, how can the vegetarian increase the amount of daily protein intake? That there are various sources, vegetarian sources of protein, like पनीर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। घर का बनाया हुआ पनीर खाएं। अब लोग बोलते हैं कि बाहर का पनीर खराब मिलता है, तो घर का बना लो। घर का तो अपने को अपने कंट्रोल में है। घर का पनीर खाएं। साथ में जैसे अपने स्प्राउट्स हो गए, स्प्राउट्स आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। स्प्राउट्स बना सकते हैं आप, चने के, मूंग के, मोट के, इनके स्प्राउट्स बना सकते हैं। देन ड्राई फ्रूट्स हो गए, देन आपकी दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, ठीक है। तो दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। सम फ्रूट्स आर देयर लाइक एवोकाडो हो गया। तो दीज कैन बी, वी शुड मेक आवर हैबिट कि हम ये रेगुलर यूज़ करें, ठीक है। थर्ड थिंग कि जब भी हमें टाइम मिले, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आप आधा घंटा शरीर को दें, या तो वॉक करें। वॉक में अगर अपन करते हैं तो स्लो वॉक करते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने को ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक कंज्यूम्स मोर कैलोरीज एंड इट्स इम्प्रूव्स योर मसल्स बेटर। तो ब्रिस्क वॉक में क्या होता है, अपने को तेज चलना होता है, स्पीड पे, एक पेस पे चलना होता है, वेरी स्पीड पे, तेज चलना है अपने को, ठीक है। उस टाइम अपने को कमर को, पेट को टाइट रखना है। तो ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन ही करें, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अपने पोस्चर को मेंटेन करें, स्मॉल बीच में ब्रेक्स लें, ठीक है। दैट्स और माई मैसेज। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर अपने को कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल झिझकें और घबराएं नहीं, अपने स्पाइन डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाएं। मोस्टली हम 90% कोशिश करते हैं कि पेशेंट मेडिसिन और फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाए। थैंक यू थैंक यू सर। जैसे कि सर ने बताया कि कैसे हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, मतलब अपनी डाइट से, अपने वर्कआउट से, अपने डेली रूटीन से ना हम अपनी स्पाइनल कोड को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप सर ने आपके जितने क्वेश्चन थे वो सब इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस इंटरव्यू के थ्रू आपको क्लियर कर दे होंगे। सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे साथ और शहर के लोगों के साथ शेयर की। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।